तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय आधुनिक इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक पलासी। पलासी का सूल। अच्छा, इतिहास में, भारतीय इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनको सूल की तरह देखा जाता है कि पता नहीं ये होता या नहीं होता तो क्या हो जाता, या ये शायद ये होता तो और भी कुछ होता। जिसमें एक पलासी भी है, बक्सर भी है, और उससे पहले पानीपत भी है। पानीपत पे भी बहुत तरह के सवाल और जवाब होते रहते हैं कि यदि ये नहीं होता तो और कुछ हो गया होता। लेकिन इतिहास को होना कुछ और ही मंजूर है, ये हम सब के बस में नहीं है। और आप जानते ही हैं पलासी क्या था, कैसे हुआ और क्या इसका परिणाम हुआ। तो पलासी के कारणों में जब हम जाते हैं तो पहले की कक्षा में हम जान चुके हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वाणिज्यवादी कंपनी है। वाणिज्यवादी कंपनी क्या होती थी? ऐसी कंपनियां, वाणिज्यवादी दौर की ऐसी कंपनियां जिसका बल प्रयोग कर उपनिवेश बनाने में और फिर बल प्रयोग के द्वारा उपनिवेश से व्यापार करने एवं व्यापार की रक्षा करने में विश्वास था। ऐसी कंपनियां क्या थी? वाणिज्यवादी कंपनियां। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी ही कंपनी थी। और कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा भी कि उसके व्यवहार में बाध्यता के तत्व थे, बल प्रयोग के तत्व थे शुरू से ही। मुगलों के समय में भी मुगल ताकतवर थे उस समय, उनकी नीति कामयाब नहीं हो पाई, परंतु बाद में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि वे अपने हसरत में कामयाब हो गए। तो हमारा पहला जिसमें मुख्य कारण है इसी को देना है। पहला क्या है? वाणिज्यवाद। और फिर दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ये प्रभुसत्ता का संघर्ष था। प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता का संघर्ष। प्रभुसत्ता का संघर्ष कैसे था? पलासी के युद्ध के समय वहां का शासक था सिराजुद्दौला। जो ब्रिटिश नीति थी उससे उसको लगता था कि कंपनियां हमारे प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप कर रही है। प्रभुसत्ता क्या है? हाँ, देश का या राष्ट्र का ऐसा पावर जिससे उसको इस चीज का अधिकार मिल जाता है कि उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वह स्वयंभू है, अपने हित की रक्षा में, अपने कर्तव्यों की रक्षा में, अपने अधिकारों की रक्षा में। तो यहां पर सिराजुद्दौला को लगता था कि वह स्वयंभू नहीं है, उसको किसी का परमिशन या उसकी आज्ञा लेने की जरूरत पड़ रही है। वह आशंकित था इसके लिए। तो कुछ हद तक यह प्रभुसत्ता का संघर्ष है और इसने पलासी की नींव डाली। ठीक है, अब आगे। अब एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, जो 1717 का फरमान है जो मुगलों ने जारी किया था। 1717 का फरमान, इसकी व्याख्या मुगल नवाब अपने तरीके से करता है और अंग्रेज अपने तरीके से। सिराजुद्दौला कहता है कि नहीं, यह अनिवार्य नहीं है, यह क्या है? केवल सलाहकारी। इस फरमान के जो तत्व है इसको नवाब क्या मानता है? सलाहकारी। जबकि अंग्रेज क्या कहते हैं?
अरे भाई ये तो नियम है, यह तो बाध्यकारी है। एक बात यह है। दूसरी बात, इसी फरमान में नवाब को यह आज्ञा मिली थी कि अंग्रेज अपने सिक्कों का मुद्रण उनके टकसाल में कर सके। तो नवाब इसको नहीं मानता है, नवाब इसको भी नहीं मानता है। देखिए, मैं गतिरोध जो दोनों में हुआ है बस उसी पे जा रहा हूं कि गतिरोध हुआ क्यों। दो कारण तो ये हो गए। तीसरी बात, जो दस्तक का अधिकार मिला था, दस्तक क्या था? मुगलों और अंग्रेजों को के बीच का एक संबंध जो इस पर आधारित है, इसी फरमान पे। इसमें कहा गया था कि आपको चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार है, यही है, यह मुख्य चीज है। अब नवाब कहता है कि नहीं, ये केवल कंपनी को मिला हुआ है। नवाब कहता है केवल कंपनी को मिला है, जबकि अंग्रेज अधिकारी कहते थे और वो अपने हित के लिए भी इसका उपयोग करते थे, कंपनी से अलग। ये दोनों के बीच अंतर्द्वंद का बहुत ही जबरदस्त मामला है। आपको अपने उत्तर में इसको फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। ये फरमान, ये पूरा का पूरा फरमान है। अच्छा, इस फरमान में एक चीज और है, चुंगी मुक्त व्यापार या बिना कर का व्यापार, ये तो हो गया, 3000 कर उनसे लिया जाता था, ये हुआ। तो कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानाती का क्षेत्र इनको मिला था, 3 क्षेत्र मिला था, कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। अब इतिहास के कालक्रम के दौरान इन्होंने और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो नवाब कहता था कि उस क्षेत्र का तुम अलग से कर दो, और ये कहते थे कि यह कर भी उसी 3000 में शामिल है। तो ये जो करों का विवाद है, यह भी मुख्य मुद्दा बनता है संघर्ष में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम 1717 से आगे चलते हैं। हाँ, 1717 के फरमान में एक चीज और है। सिराजुद्दौला ने यह भी कहा कि जब भी कोई नया नवाब आएगा या फिर नया बादशाह बनेगा तो इसका नवीकरण होगा, रिन्यूअल होगा। जबकि ये क्या कहते थे, यह क्या है, अनुलंघनीय है, मैग्ना कार्टा है, ये कहते थे, यह अनुलंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, यह एकदम अनिवार्य है। तो यह भी संघर्ष का एक मुद्दा है। अब हम अगले दौर में चलते हैं। अगला दौर क्या है कि संघर्ष का और कौन सा मुद्दा है? राजस्व का संघर्ष है। यह किसका संघर्ष है? राजस्व का, रेवेन्यू का संघर्ष है। आप जानते हैं कि बंगाल इस समय हिंदुस्तान का सबसे उन्नत राज्य था राजस्व की दृष्टि से। और कंपनी को चाहिए क्या? कंपनी को तो राजस्व के लिए ही आई थी वो। शुरू में तो उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीमित था, इसीलिए यह संघर्ष होना ही था। मतलब पलासी का संघर्ष कुछ हद तक राजस्व प्राप्ति या राजस्व अधिशेष, जिसको रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है, उसके लिए भी संघर्ष था। इसको मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, ये होता ही है, ये है ही। अच्छा, एक चीज और अभी ध्यान देना है, इसको आप अपने आंसर में दृष्टिकोण आपको बनाना होगा, ये एंगल होना चाहिए आपका कि कैम्ब्रिज स्कूल जो है इतिहास का, वह प्रायः भारतीय नवाबों पे या भारतीय राजाओं पे दोष डाल रहा है किसी भी युद्ध के लिए, चाहे पलासी हो या बक्सर हो या और जहां भी हो। तो हमको इस दृष्टिकोण को नहीं मानना है।
जैसे यहाँ पे सीधे इसी पे दोष आ जाएगा, सिराजुद्दौला का दोष था, या फिर आगे मीर कासिम का दोष है, ये हमको नहीं मानना है। अब हम ये देखते हैं कि सिराजुद्दौला के दौर में आखिर ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया, संघर्ष कैसे चरम पे आ गया, जो गतिरोध था कैसे एकदम चरमावस्था में आया, इसको हम देखिए सिराजुद्दौला के दौर में। इसके दौर में देखिए, एक तो राजनीतिक शरणार्थी, ये एक मुद्दा है। एक मुद्दा है किलेबंदी, एक मुद्दा है षड्यंत्र। उसको या तो बंद कर दो या वो कर लो। अब सिराजुद्दौला के समय में ये सब मुद्दे बहुत ही प्रमुख हो गए। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि जो तुमने अतिरिक्त किलेबंदी की है उसको नष्ट करो, क्योंकि किलेबंदी का अधिकार तो मिला ही था उसको। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 गज का मिला, इन्होंने 4 गज में उसको फैला दिया। बात समझ रही हैं? दूसरी बात, एक राजनीतिक शरणार्थी था कृष्ण वल्लभ नाम था उसका। सिराजुद्दौला ने कहा कि तुम उसको सरेंडर करवाओ, मेरे पास भेजो, जबकि इन्होंने शरण दे दिया था। किसने? अंग्रेजों ने, कंपनी ने। अच्छा, सिराजुद्दौला को यह शक था कि कंपनी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है, और सही भी था, उसका अनुमान सही था, लेकिन ये उसको शक था, संदेह था। इन संदेहों ने, इन अविश्वासों ने गतिरोध को और प्रबल किया। और इससे पहले हम यहाँ पे 1717 के फरमान में देख ही चुके हैं कि सिराजुद्दौला कहता था कि अतिरिक्त राजस्व तो हम हमारे पास जमा करो। ये सारे मुद्दे थे जो उस समय प्रबल हो गए थे। अब आगे ये देखते हैं तात्कालिक क्या परिस्थिति पैदा होती है जिसने इस संघर्ष को अवश्यंभावी कर दिया। अब इसको देखा जाए। यहाँ पे जो तात्कालिक परिस्थिति पैदा होती है, इसमें हम 2-3 कारण गिनाते हैं। सबसे पहले इसी को देखा जाए। वालपोल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और इसके समय में क्या हुआ, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों के बीच में संबंध बहुत ही मधुर हो गया, घनिष्ठ संबंध हो गया। मधुर संबंध होने से क्या हुआ, अब कंपनी को लगता है कि वह और नई भूमिका का निर्वहन कर सकता है, या और नया कदम वो उठा सकता है। क्योंकि आप इससे पहले देखेंगे तो मतलब संबंधों में इतनी घनिष्ठता नहीं रही है। इसका प्रतिफल ये हुआ है कि कंपनी बहुत सारे राजनीतिक या सैनिक कदम नहीं उठाया है, या उठाने से बचता रहा है। लेकिन इस समय में
वालपोल के समय में ये जो नया संबंध विकसित होता है, इससे नई स्थितियां पैदा होती है, उसके आत्मविश्वास में एक नया कारक देखा जाता है। और कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध के समाप्त होने से कंपनी में आत्मविश्वास तो आता ही है, एक तरह से नया राजनीतिक मौका उसको लगता है कि अब बंगाल पे कब्जा कर ही लिया जाए। इन दोनों युद्धों के, प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से एक नया राजनीतिक अवसर इसके हाथ में आता है और इसको लगता है कि अब बंगाल के नवाब से दबने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, एक और मुद्दा है, 8वां मुद्दा भी है, फ्रांसीसी मुद्दा, फ्रांसीसी कारक। ये क्या है? एफ फैक्टर, इसको आप एफ फैक्टर समझिए। एफ फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कंपनी को आशंका है कि सिराजुद्दौला उससे गठबंधन करेगा और फिर हमको यहां से निकाल बाहर करेगा। जिस तरह से सिराजुद्दौला के मन में शक है, उसी तरह से कंपनी के भी मन में शक है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, सिराजुद्दौला काबिल शासक था, वह कंपनी के चरित्र को समझ रहा था। संघर्ष का कारण ही यही था। यही चीजें हैं कि हमको पलासी के संकट में जाना पड़ता है और बिल्कुल एक नई व्यवस्था पैदा होती है हमारी देश की राजनीति के लिए, अर्थसत्ता के लिए, सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए। यही कारक है जो पलासी युद्ध को संभव बनाते हैं। इसमें इस जो एक कारक था 1717 का फरमान, इस पे अलग से ही प्रश्न आया इतिहास में। गोल्डन फरमान पे अलग से प्रश्न आया है। बुरा प्रश्न नहीं था, लेकिन 200-250 शब्द का प्रश्न रहा है, तो आप लोग उसको अलग से दिमाग में रखिए। और एक चीज और करना है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये जो घटनाक्रम होता है, इसको कहानियों के रूप में नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि कहानी तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं गतिरोध के विषय में, या जो पलासी का संकट पैदा हुआ ये क्यों हुआ इस संबंध में। तो आपको गतिरोध के जो मुख्य बिंदु हैं उसको चिन्हित करना है, उन्हीं मुख्य बिंदुओं पे आपको अंक मिलेंगे। और जो विभिन्न बिंदु डिस्कस करेंगे आप, उसके बीच में कितना अच्छा अंतर संबंध है, इस पे आपको अंक मिलेगा। ठीक है? और कोई प्रश्न पलासी के संबंध में आप लोगों ने जो पढ़ा है, या फिर और कोई चीज जो आप समझ में नहीं पाए हैं तो बताइए। समझ में आ गया? और फिर मैं बता रहा हूं, जो इस समय का समय है आपका, मतलब आधुनिक भारत का ये समय 1857 से पहले वाला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यवादी उद्देश्यों पर आप बल दीजिए अपने आंसर में। और कैम्ब्रिज स्कूल का जो दृष्टिकोण है उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित इसलिए नहीं होना है, उनका तर्क अलग है। उनके तर्क में यह विश्वास आ जाता है कि भारत की जो पराजय हुई, इसका एक परिणाम उनको लगता है कि भारतीयों का उद्धार हो गया। उनका जो औपनिवेशिक फैक्टर है, औपनिवेशिक कारक, इस पे वो बल नहीं देते हैं। मतलब भारत ब्रिटेन का संपर्क क्यों हुआ, और फिर संपर्क होने के बाद संबंध इस तरह कैसे उलझ गया कि एक देश उपनिवेशवादी हो गया, दूसरा एक शासक, एक शोषित, ये कैसे हो गया। इस फैक्टर पर वो बल नहीं देते हैं। भारतीयों को जो होने वाला लाभ है, इस फैक्टर पर बल देते हैं, जैसे राष्ट्रीयता का उदय या आधुनिक उद्योगों का विकास,
ऐसे तथ्यों पर वो बल देते हैं। तो आपको उस तर्क में उलझना नहीं है। आपको जहां गुंजाइश लगे उनकी चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन उस चर्चा से आगे आपको बढ़ना है। ओवरऑल आपको राष्ट्रवादी तर्कों को समझना है, भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी तर्कों को। ठीक है, और कोई चीज? तरित कुमार? हाँ बताइए। इनमें से मतलब 4-5 लग रहे थे, 8 आ गई। देखिए ये जो आए हैं, जैसे 5, 7 या 8 आ गए, तो इनको आप 800 शब्दों तक ले जाइए, और गुंजाइश हो तो सबको 50 शब्दों में सीमित कर दीजिए। यही कैपेबिलिटी आपको सीखना है। ये सीख लेंगे, यही सिविल सर्विस है और कुछ नहीं है। 2 से 3 कारक आप जानते हैं, सिंपली आप किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है, और 6-7 कारक और ज़्यादा पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आपको पता चल जाता है। लेकिन जब इनका संतुलन आप बना लेते हैं तो यही उत्तर है, संतुलित उत्तर। यही करना है आपको।